नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अग्रहरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट दंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा, बस्तर यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। और सरकार द्वारा जारी कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे और उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही इस महामारी से बच के निकलेंगे और सामान्य जीवन जी सकेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रख लें ताकि जो भी ज़रूरी चीज़ें हों, जो भी ज़रूरी फैक्ट्स हों, वो आप लोग नोट कर सकें और ताकि बाद में आपके पास एक नोट्स के रूप में भी चीज़ें उपलब्ध हों जो आपके रिवीजन के लिए काम आए, क्योंकि बार बार वीडियो देखने में शायद सहूलियत ना हो, तो ये आप काम अवश्य कर लें। आज मैं आप लोगों को MA 4 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत समकालीन मुद्दे के यूनिट 3 के आतंकवाद टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि आतंकवाद क्या है। आप लोग आमतौर पे पेपर में पढ़ते रहते हैं, आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवाद ये है, तो समझने का प्रयास करेंगे कि एक विषय के रूप में आतंकवाद कैसे क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में के समक्ष या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष, राष्ट्र राज्य की सुरक्षा के समक्ष आज आतंकवाद बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें से एक आतंकवाद भी महत्वपूर्ण चुनौती है जो राष्ट्र राज्यों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर के सामने आया है, खासकर शीतयुद्धोत्तर विश्व में। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद ये ज़्यादा व्यापक रूप से दुनिया के सामने आया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसको हम इस आतंकवाद टॉपिक को 4 उपखंडों में विभाजित करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपखंड है कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद कहते किसे हैं, ये समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे भ्रम हैं, पूरी दुनिया में भ्रम है कि किसे आतंकवादी माना जाए, किसे ना माना जाए, क्योंकि बहुत सारे आतंकवादी संगठन अपने आप को कहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। बहुत सारे ISIS अपने आप को आतंकवादी थोड़ी मानता है, वो तो कहता है कि हम अपने इस्लामिक मूल्यों को लागू करने के लिए, इस्लामिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लागू करने के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किसे हम आतंकवादी माने, किसे ना माने, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कि आतंकवाद के कारण क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा है कि आतंकवाद के प्रकार कितने हैं, कौन से इसके रूप हैं, उसको समझने का प्रयास करें। चौथा है कि इसका समाधान क्या है। ठीक है, जहाँ तक आतंकवाद का आशय का प्रश्न है, माना यह गया है कि आतंकवाद किसी भी संस्था या किसी भी संगठन अगर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की व्यवस्थित हिंसा का सहारा ले, उसे हम आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करेंगे। ठीक है, व्यवस्थित हिंसा का साधन का प्रयोग करे या व्यवस्थित हिंसा का करे, उसे हम आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे। व्यवस्थित हिंसा क्या है? व्यवस्थित हिंसा का मतलब है कि वेल प्लान्ड होके व्यापक नरसंहार करना, एरोप्लेन का हाईजैक कर लेना, ठीक है, और मतलब अपहरण कर लेना, ये सब सारी गतिविधियों को हम आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे। एक और रोचक बात है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक आतंकवाद के संदर्भ में कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं विकसित कर पाया है। ठीक है, तो इसीलिए इसके में थोड़ा सा लोगों में भ्रम हो जाता है कि आतंकवाद किसे कहें, आतंकवाद किसे ना कहें। तो आप इससे मोटा मोटी जानते रहें, किसी भी संस्था या संगठन के द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का संगठित प्रयोग करना, ठीक है, जैसे कि सामूहिक नरसंहार, प्लेन हाईजैक करना और बस ऐसे ही आतंकवाद की श्रेणी में रखा। और इसका उद्देश्य ये होता है मुख्यतः लोगों में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करना, लोगों में मनोवैज्ञानिक भय। आप उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जैसे कई बार आप देखते हो आतंकवादी संगठन जो है, एक पत्रकार था
किसी पर्ल पर्ल का नाम का आतंक जो पत्रकार था, उसका एक वीडियो जारी हुआ था कि उसका गला काटते हुए आतंकवादी लोगों के सामने जारी किया था। क्यों किया? क्योंकि लोगों में भय उत्पन्न करना है, और जितना उनका और इससे उनको क्या मिलता है? प्रचार प्रसार मिलता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वो पहुंच सकते हैं, उनकी पहुंच हो जाती है और वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। और जिस तरह से संचार साधनों का विकसित हुआ है, इसने क्या किया कि इसने बहुत मदद की है आतंकवाद की उद्देश्यों को, आतंकवादियों को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। खैर, आतंकवाद के कारण क्या है? पहला कारण है आर्थिक कारण। दोस्तों, पूंजीवाद के जन्म से या भूमंडलीकरण के उदय से पूरी दुनिया में आर्थिक विषमता का जन्म हुआ है। आर्थिक विषमता का आशय है कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, अभी आप लोग भी या देखे होंगे या देखिएगा कि दुनिया की 80% संसाधन या 90% संसाधन विश्व के केवल 3% लोगों के पास है। मतलब कि केवल 3% लोग विश्व के 80% संसाधनों पर नियंत्रण करके बैठे हैं। तो निश्चित बात है जो 97% लोग हैं वो 20% संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, और उनमें असंतोष का जन्म लेगा। और क्या होगा कि ये एक प्रकार से लोगों में यही असंतोष जो है लोगों को हिंसक मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करती है। और ये संघर्ष पूरी दुनिया में बढ़ा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ खास देशों, हर देशों में, पूरी दुनिया में ये आर्थिक विषमता को बढ़ावा हो रहा है और इससे सामाजिक असंतोष पैदा हो रहे हैं। और हर जगह आप देखोगे निर्जातीय संघर्ष लोगों के मध्य, बहुत सारे इस तरह से आप देखते होंगे कि मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि उनके मध्य उनको लग रहा है कि हमारे जो संसाधन हैं उसको हमको उचित तरीके से हमको नहीं मिल रहा है, या उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये आपका कह सकते हैं कि ये आर्थिक कारण है। और दूसरा है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण का कहने का आशय है कि भूमंडलीकरण ने या वैश्वीकरण ने आलोचकों ने माना कि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया का पश्चिमीकरण करने का प्रयास किया। पूरी दुनिया में पश्चिमी सभ्यताओं या पश्चिमी संस्कृति को थोपने का प्रयास किया गया। कि आज आप देखोगे कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में जिस तरह से लोग खाते हैं, जिस तरह से लोग पहनते हैं, पूरी दुनिया उस तरह से चीज़ों को पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो कहा यह गया कि जो लोगों के, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में एक ही संस्कृति को थोपने का प्रयास करोगे कि यही संस्कृति बेहतरीन संस्कृति है, जैसा कि कभी ब्रिटेन कहा करता था कि हम निकले हैं दुनिया को सभ्य बनाने। कुछ आजकल पश्चिमी संस्कृतियों के बारे में भी आलोचकों का कुछ हिस्से को लोगों का मानना है कि ये अपनी सभ्यता और संस्कृति को हमारे एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों के सामने ये अपनी सभ्यता और संस्कृति बचाने की एक प्रकार से चुनौती उत्पन्न हुई है। और सैमुअल हंटिंगटन जैसे विचारकों ने, उन्होंने किताब बहुत बेहतरीन लिखी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने इस किताब में कहा कि अब जो मुख्यतः लड़ाई है, वो अमीरों गरीबों की लड़ाई नहीं है, मुख्यतः है कि सभ्यताओं के मध्य संघर्ष होगा, दो सभ्यताओं और दो संस्कृतियों के मध्य संघर्ष होगा, और इसमें मुख्यतः इस्लाम और ईसाईयत की लड़ाई होगी। हालांकि ये बातें बहुत पूरी तरीके से तार्किक नहीं है, क्योंकि आज इस्लाम जैसे राष्ट्र खुद बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए हैं। कहीं शिया आपस में अलग विचार रख रहे हैं, सुन्नी अलग विचार रख रहे हैं। पाकिस्तान खुद जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो आतंकवाद से प्रभावित है। अफ़गानिस्तान, सीरिया, कोई भी राष्ट्र का नाम ले लो आप, वो अब इस सब चीज़ों से प्रभावित है। तीसरा कारण धार्मिक कारण है, और इसमें कहा गया कि जो ये पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, ये जो मूलतः पश्चिमी देश की मान्यता है, और हम इस्लामिक राष्ट्र, जो भी इस्लामिक राष्ट्र, उनको कहा कि हम अपने कुरान के अनुसार चलेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष जैसे मान्यताओं को नहीं मानते हैं। और हमारा जो भी राज्य पंथ निरपेक्षता की बात करता है वो पश्चिमी राष्ट्रों का पिछलग्गू है। ठीक है, और ख़ासकर और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, और शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? बलिदान देने के लिए तैयार रहें। और पूरी दुनिया में इनको मान्यता है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक मान्यताओं के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है,
और हमको उनको सुरक्षित करने के लिए आगे आना होगा और बदला लेना होगा और इसके लिए बलिदान देने के लिए। और इन्हीं मान्यताओं से प्रेरित होकर लोग, आप देखे होंगे कि कई बार क्या बोलते हैं कि हिंसक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, कई बार सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं। क्यों? उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है धर्म के नाम पर, कि धार्मिक चीज़ों को, हमारे धर्म की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और धर्म को बनाए रखने के लिए हमको आगे आना होगा और उसकी सुरक्षा करने के लिए बलिदान देना होगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः 3 कारण हैं जो कि आतंकवाद के पैदा होने में कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा उपखंड ये है कि आतंकवाद के प्रकार क्या हैं। तो इसे पहला जो इसमें का प्रकार है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। राज्य प्रायोजित आतंकवाद का आशय ये है दोस्तों कि कोई भी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने के लिए अगर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे, आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण दे, आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग करे, ऐसे राज्य जो हैं राज्य प्रायोजित आतंकवादी देश की श्रेणी में रखा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बहुत सारे राष्ट्रों को इस श्रेणी में रखा है। उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया, लीबिया, सूडान, क्यूबा जैसे राष्ट्र प्रायोजित आतंकवादी राष्ट्र में शामिल किए। खास बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं रखा इसमें। क्यों नहीं रखा? क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्र है। तो आप देखोगे राज्य प्रायोजित आतंकवाद का आशय है कि कोई भी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ऐसी गतिविधियों को, आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण दे या उनको हर चीज़ सुविधा मुहैया कराए, उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। भारत जो है पाकिस्तान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की श्रेणी में रखता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि आतंकवाद किसे कहेंगे, इस पे एक सर्वमान्य परिभाषा अभी तक डेवलप नहीं हो पाई इसी वजह से, क्योंकि कई बार जो एक राष्ट्र के लिए आतंकवादी राष्ट्र है वही किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिए क्या है, उसका सहयोगी राष्ट्र बन जाता है। ठीक है, और भारत में आप देखे होंगे कि उरी हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ जो अभी हाल ही में हुआ 14 फरवरी 2019 को, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। तो ये सब सारी जो पाकिस्तान से और खासकर पुलवामा हमले का जो जिम्मेदारी ली जैश ए मोहम्मद जो है पाकिस्तान में से संचालित होता है। और जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, जो मुखिया है, वो आपका क्या नाम है उसका, अभी नाम आधा को बताऊंगा। तो इस तरह से एक कह सकते हैं कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद के बाद एक दूसरा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का आशय हुआ कि ऐसे आतंकवादी गतिविधियां जो एक देश से अधिक देशों में संचालित हो, या जो संगठन एक से अधिक देशों के नागरिकों की देशों में अपनी गतिविधियां संचालित करते हो और एक से अधिक देशों नागरिकों की हत्या करता हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहलाता है। उदाहरण के लिए 11 सितंबर 2001 की घटना, 26 नवंबर 2008 की घटना मुंबई में हमला हुआ है। आपको होटल ताज याद होगा कि किस तरह से गेटवे ऑफ इंडिया, और 11 सितंबर 2001 अमेरिका के पेंटागन और वाशिंगटन में हमला हुआ। ठीक है, तो ये ऐसी गतिविधि थी जिसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की श्रेणी में रखा, क्योंकि इस आतंकवादी गतिविधि में बहुत सारे विदेशी नागरिक भी मारे गए। जैसे कि भारत में जब हमला हुआ तो वहाँ पे कई सारे इजराइल के नागरिक थे। उसी तरह जब अमेरिका में हमला हुआ तो वहाँ पूरी दुनिया के नागरिक काम कर रहे थे। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया। यह जो आतंकवादी प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, यह जो है पूरी दुनिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। ठीक है, अल-कायदा जैसे राष्ट्रीय संगठन जो हैं, ठीक है, जिनका प्रशिक्षण स्थल सूडान है, यमन है, चेचन्या है, तजाकिस्तान है, सोमालिया है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इतने देशों से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं।
ठीक है। अलकायदा का प्रसार विश्व के अधिकांश भागों में है, मतलब इसकी पहुंच जो है पूरे विश्व बहुत सारे देशों में है। मतलब ब्रिटेन में भी हमला करवा सकता है, और नीदरलैंड में भी, फ्रांस में भी, बेल्जियम में भी, इटली में भी, श्रीलंका में भी, बहुत सारे देशों में ये अपनी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक तीसरा प्रकार है जो हमारे सिलेबस में भी है, सीमा पार आतंकवाद। सीमा पार आतंकवाद के अनुसार का आशय है कि कोई भी राष्ट्र जो पड़ोसी, एक दूसरे से पड़ोसी राष्ट्र हैं, ठीक है, वो अपने जो इनके पास सीमा विवाद है उसका समाधान करने के, उनके विवाद है और युद्ध डायरेक्ट लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो वो सीमा पार आतंकवाद का सहारा लेते, प्रॉक्सी वार जिसे कहा, छद्म युद्ध का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी राष्ट्र राज्य से सीधी लड़ाई लड़ सके, डायरेक्ट युद्ध कर सके। तो इनडायरेक्ट कह सकते हैं, इनडायरेक्ट युद्ध लड़ने का प्रयास करा। और भारत में कहा गया कि भारत लगभग 3 दशकों से कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत में पाकिस्तान के द्वारा 3 दशकों से आतंकवादी गतिविधियों का संचालित किया जा रहा है। ठीक है। और इसी पर 26 नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, और जो उरी में हुआ, पठानकोट में हुआ, पुलवामा में हुआ, ये सब सीमा पार आतंकवाद के उदाहरण हैं। ठीक है। और जैसे मोहम्मद का जो अभी कुख्यात है वो अजहर मसूद है। ठीक है, जैसे मोहम्मद का। और लश्कर तैयबा का पाकिस्तान में संगठन संचालित है, जिसका मुखिया है हाफिज़ सईद। ठीक है। तो इसे कहा छद्म युद्ध की संकल्पना। और एक तीसरा प्रकार है, चौथा है नार्को आतंकवाद। नार्को आतंकवाद मतलब है कि और ये सबसे बात है कि ये बहुत प्रभावी है। आज आतंकवादी गतिविधियों का जो इकोनॉमिक सोर्सेज जो हैं, इन्हीं इससे होता है। नार्को मतलब कि नशीली दवाओं का व्यापार। आतंकवाद का यह स्वरूप जो है नशीली दवाओं के व्यापार और हिंसात्मक गतिविधियों के परस्पर जुड़ने से होता है, क्योंकि आतंकवादियों को नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से भारी वित्तीय मदद मिलती है, जिसका प्रयोग वे हथियारों को खरीदने में करते हैं। इसके अतिरिक्त नशीली दवाओं का व्यापार अवैध घुसपैठ एवं बच्चों के दुर्व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। इस व्यापार का मूल क्षेत्र एक स्वर्णिम अर्धचंद्र है, जिसमें अब आप भूगोल के मैप में देखें कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। इनमें अफ़ीम एवं हेरोइन जो नशीली पदार्थ है यहाँ से यूरोप भेजा जाता है, और इसका जो और ये पूरा इस वित्त का या इस संसाधन धन का जो है आतंकवादी लोग अपने हथियारों को खरीदने में और आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने में प्रयोग करते हैं। आजकल साइबर आतंकवाद है, जो कि आप पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए जो बहुत सारी चुनौती बनी हुई कि आप बैठे बैठे किसी